Hello guys, this is me Ziaul Hassan and you're watching Hassan Art Studio. And today we are here to talking about contribution of Indian artists in the struggle for national freedom movement. और हम इस सीरीज़ में जो हम पेंटिंग थ्योरी की जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है, उसमें हम 13 चैप्टर यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे एंड 13 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज उसी की सीरीज़ में हम आगे करते हुए आज हमारा चैप्टर है कि इंडियन आर्टिस्ट का नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान रहा है या फिर क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि हम आज तक सुनते आ रहे हैं, आज तक हमने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने ही हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन आज हम उससे अलग ये बात करने जा रहे हैं कि आर्टिस्ट लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है अपने देश के लिए उसके नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि जब नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे सभी लोगों ने, जो हमारे इंडियन थे, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सभी ने जिससे जैसा हो सका उसने वैसे कंट्रीब्यूट किया अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला 1947 में, बट इसकी शुरुआत जब हुई वो हमारी शुरुआत हुई 1857 से। 1857 में जो हम काफ़ी दिन से सहते आ रहे थे अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश रूलर्स का जो अत्याचार था, जो वो हमारे साथ ऐसे रूल कर रहे थे, हमें काफ़ी सताया जा रहा था। लेकिन कोई गलत काम अगर हमारे साथ कर रहा है, हमारे ऊपर कुछ थोप रहा है, तो कितने दिन तक लोग चुप बैठ सकते हैं? एक ना एक दिन तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ की शुरुआत हुई 1857 में, जिसमें कुछ हमारे इंडियन लोगों के हितों में सोचने वाले, अपने हितों में सोचने वाले लोगों ने ब्रिटिश रूलर्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी जिसे नाम दिया गया नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने जिन ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस लोग थे काफ़ी, और कुछ अच्छे ब्रिटिश लोग भी थे। यहाँ पर हमारी शुरुआत हुई थी 1857 में, जब हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी कि हम आप लोगों का अत्याचार अब नहीं सहेंगे, अब हम आप लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे अपनी कंट्री में, यहाँ से आप चले जाइए। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया इस काम में। वो जैसे जैसे शुरुआत हुई वो आप हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं आर्टिस्ट लोगों की। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने आपको एक स्टोरी डाल के बताया था कि हम आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जल्द ही। और जैसे ही हम नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो सारी वीडियोस जितनी भी हमारी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक वीडियो होंगी, उसमें हम उनका लिंक देंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप आसानी से आप नोट्स ले सकें। तो अब बात पे आ जाते हैं कि हमारे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया अपने फ्रीडम मूवमेंट में। तो हमने बात की 1857 में इसकी शुरुआत हुई। लोगों ने सहना बंद कर दिया और उनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। जंग यहाँ पर ऐसी नहीं थी कि आमने सामने हम लोग आ गए थे तलवारें लेके या फिर बंदूकें लेके, बट वो जो जंग थी उस पर बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। जैसे जैसे इंडियंस लोग जागरूक होते गए ये मूवमेंट बड़ा होता चला गया। तो उसी में 1885 में A.O. ह्यूम, उन्होंने इंडियंस के साथ मिलकर, जो समझदार पढ़े लिखे लोग थे इंडिया के, उनके साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो सामने आया इस मूवमेंट को लेकर के, ठीक है, और उनके ख़िलाफ़ योजनाएं बनाई, उनके ख़िलाफ़ प्लान बनाए कि कैसे उन लोगों को यहाँ से भगाया जा सकता है। A.O. ह्यूम वो भी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन हर जगह अच्छे लोग होते हैं। जैसे हमने पिछली बार बात की थी, एक हमारे जो प्रिंसिपल थे बंगाल स्कूल के, ऐसे ही यहाँ पर A.O. ह्यूम, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और इंडिया के लोगों को इस बैनर तले लेकर आए और सबको इकट्ठा किया एक जगह पर। अब इसी में
हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर्स थे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि जो यंगस्टर्स थे वो एग्री कर रहे थे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ कि वो सही कह रहे हैं, इंडिया में कोई भी जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, वो इंडिया की बिल्कुल बेकार है। कोई अच्छा यहाँ पर कोई आर्ट वर्क नहीं है, यहाँ का कोई ट्रेडिशन अच्छा नहीं है, ब्रिटिशर्स का अच्छा है। तो उन लोगों ने ये धारणा फैलाई सबके मन में कि इंडिया में कोई भी ऐसा वो नहीं है जो कि बहुत अच्छा हो या फिर ठीक हो। तो इसलिए ब्रिटिशर्स की चीज़ें उनको अपनाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने अपनाया और उनकी लैंग्वेज को अपनाया, उनके लाइफ स्टाइल को अपनाया। जैसे आज भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये पहन रहा हूँ जो ब्लेज़र है, ये भी ब्रिटिशर्स की देन है। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आए होते तो हम पगड़ी पहनते, कुर्ता पहनते, धोती पहनते, एंड दैट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे काफ़ी राइटर्स उनके फेवर में लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस करने शुरू किए और इंडियंस लोगों को समझाना शुरू किया कि हम लोग इतने अत्याचार सह रहे हैं इनसे, क्यों ना हम इन्हें यहाँ से निकाल भगाएं, क्योंकि ये दूसरे देश से आकर के हमारे ऊपर रूल्स कर रहे हैं। तो अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे एंड आर्टिस्ट भी थे। तो सब लोगों ने, जैसे नॉवलिस्ट की बात करें या राइटर्स की बात करें, तो उन लोगों ने तरानाज लिखे, उन लोगों ने बुक्स लिखी, उन लोगों ने मैगज़ीन्स लिखे, मैगज़ीन्स में चीज़ें छपी और इंडिया के फेवर में उन्होंने बात की और इंडियन पीपल के फेवर में बात की कि हम लोग कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि कौन सही है और कौन गलत है। इसीलिए सब लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो गए और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई, ये स्टेबलाइज्ड हुआ, जो कि बंगाल में ही स्टेबलाइज हुआ एंड उसमें सारे आर्टिस्ट को जोड़ा गया। जो आर्टिस्ट ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे वो भी उनको छोड़ करके फिर इसमें आ गए और काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने ये सोसाइटी बनाई और सोसाइटी में काफ़ी इंडियन आर्टिस्ट थे एंड ये कंट्रीब्यूशन कर रहे थे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए। वो कैसे कर रहे थे? इन लोगों ने ऐसी पेंटिंगें बनाई ताकि जो हमारे इंडियंस हैं उनकी भावनाएं जागें और वो हमारे इंडिया के लिए ही मतलब लड़ें और आगे आएँ वो भी। तो ऐसी यहाँ पर पेंटिंग्स बनी जिसमें भारत माता सबसे फेमस और काफ़ी उस टाइम की पेंटिंग्स थी, जिससे लोगों ने भारत जो हमारा भारत देश है उसे एक माता के रूप में रिप्रेजेंट किया आर्टिस्ट लोगों ने। और मतलब भारत माता के सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो वो सब लोग उसके ऐसी पेंटिंग्स को, ऐसी भावनाओं को देख करके उनकी भावनाएं जागी अपने देश के लिए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो उसने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया, इंडिया के दूर दूर गांवों से, शहरों से लोग आए और उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, जिसमें जो पैनल लगाए गए थे, जो पंडाल लगाए गए थे, तो जो उसकी दीवारें होती हैं पंडाल की, जो कपड़े की दीवारें थीं, लेकिन उन पर पेंटिंग की गई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पेंटिंग की। जैसे नंदलाल बोस की टिलर ऑफ द सॉइल पेंटिंग सब बहुत ज़्यादा फेमस है उस पंडाल को लेके, हरिपुरा पैनल को लेकर के। ये हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा पैनल से आप याद रखेंगे उस पेंटिंग को, वो हरिपुरा के पैनल पे पेंटिंग हुई थी जिसमें एक किसान को खेत जोतता हुआ दिखाया गया है। और ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जिसमें काफ़ी रिदमिक स्टाइल में पेंटिंग बनी है और ये लाइन से ही डिपिक्ट कर दिया गया है उसमें एक किसान को खेत जोतते हुए, बैलों के साथ हल से खेत जोतते हुए। नंदलाल बोस की टिलर ऑफ द सॉइल पेंटिंग हो गई। काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने भारत माता बनाई जिससे कि हमारे देश के लोगों के भावनाएं उजागर हुई और वो इससे जुड़ते चले गए। एंड जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट थी, इसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं उनके, ठीक है। एंड जिन आर्ट वर्क से पूरे इंडिया में खलबली मची और लोग नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की तरफ आए, जो पैट्रियोटिक थीम पर थी,
जिससे कि हमारे इंडियंस एक प्लेटफॉर्म पर आए। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार एंड समरेंद्र नाथ एंड लेडी हरिंगम, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम यूरोप। बट ये लोग जो इंडियन कल्चर थे, जो इंडियन पुरानी कलाएं थी, पुरानी आर्ट थी, जैसे अजंता अलोरा एंड बाकी केव्स की जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स को इन्होंने मैगज़ीन्स में पब्लिश कराया और यूरोप में भी ये पेंटिंग सारी पब्लिश हुई। और उन यूरोपियंस को फिर पता चला इंडिया की आर्ट एंड कल्चर की ग्रेटनेस का। उसके बाद इन सब लोगों को इनकी ग्रेटनेस पता चली इंडिया में, मतलब कितना ग्रेट कल्चर है इंडिया का। एंड यूरोपियन फैमिलियर हो गए जब हमारी ग्रेटनेस ऑफ इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन के। फिर उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे, भारत माता पेंटिंग्स बनी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। तो भारत माता अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई, भारत माता श्री पूरण घोष ने बनाई एंड भारत माता अमृता शेरगिल ने बनाई, जिन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ने का काम किया, इंडियन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। और जैसे हम बात कर रहे थे, जो सबसे फेमस पेंटिंग और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई उस टाइम पे और जो लोगों ने अप्रिसिएट किया, नंदलाल बोस की टिलर ऑफ द सॉइल, जो पेंटिंग हरिपुरा पैनल में बनी थी, जो कि एक पंडाल में बनाई हुई थी और पवेलियन में बनाई हुई थी, जो कि जिसे दूर दराज से आए लोगों ने, किसानों ने, मज़दूरों ने, सब ने देखा एंड काफ़ी अप्रिसिएट किया। बहुत अच्छी पेंटिंग थी वो। एंड उसके बाद नंदलाल बोस काफ़ी फेमस हुए आर्ट वर्ल्ड में। एंड फिर उसके बाद जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसके ऊपर भी पेंटिंग्स बनी एंड कार्टून बने। जैसे कार्टून था पंजाब में शांति घोषित, ये एक कार्टून था। इन सब चीज़ों से इन्होंने इंडियन लोगों को जोड़ने का काम किया, जो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी लाभदायक हुआ, काफ़ी लोग उससे जुड़े। और जो फेमस पेंटिंग है नंदलाल बोस की, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सो गाइस, ये है आपकी पेंटिंग जिसका नाम है टिलर ऑफ द सॉइल। ये नंदलाल बोस ने बनाई है, इसके पेंटर का नाम। ये मॉडर्न पीरियड की पेंटिंग है। वाटर कलर ऑन पेपर, इस पर टेक्निक टेम्परा एंड वॉश यूज़ की गई है। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखी हुई है। एंड नंदलाल बोस, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था मुंगेर खड़गपुर में, जो 3 दिसंबर 1883 1883। और इन्होंने आर्ट कॉलेज कोलकाता से ही अपनी स्टडी की है। वाइस प्रिंसिपल अवनींद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता के आर्ट कॉलेज का सबसे पहले इनको बनाया था। एंड इन्होंने काफ़ी ट्रिक एंड फार्मूले जो बंगाल स्कूल में यूज़ होते थे वो इन्होंने अपनी पेंटिंग में अप्लाई किए। अवनींद्र नाथ टैगोर के साथ इन्होंने अच्छा, इनका काफ़ी कोऑपरेशन रहा और इन्होंने उनसे काफ़ी पेंटिंग सीखी। इन्होंने इंग्लिश पेंटर से, जैसे लेडी हरिंगम से इन्होंने म्यूरल आर्ट सीखा। एंड इन्होंने पेंटिंग की अजंता एंड बाग केव्स के ऊपर रिसर्च की। एंड और उनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं जिसमें हम सती, शिव, ड्रिंकिंग पॉइजन एंड पार्थ सारथी एंड रिटर्निंग ऑफ बुद्ध, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीणा वाडिनी, अर्धनारीश्वर, वृक्षारोपण एंड टिलर ऑफ द सॉइल, मदर एंड चाइल्ड, डांडी मार्च, जो गांधी जी की डांडी मार्च थी वो बहुत फेमस रहा इनका। और इन्हें 1920 में कला भवन बंगाल का प्रिंसिपल चुना गया था और इन्हें 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण दिया था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंटिंग। This is merely a part of the special painting painted to decorate the pavilion site of the Congress session, Haripura in 1938. Artist Nandlal Bose painted it with the best combination of cross, transverse but rhythmic lines, tempera and wash technique of watercolor on paper. In this painting, an Indian farmer has been shown tilling the field in traditional method. The artist has displayed the field and method of tilling in through 3 separate lines. In this entire painting, the artist used black, white, yellow and blue color to make decoration, shape, structure and lines, cross, transverse and thick and thin line. The farmer body has been shown in dark brown color and his loin cloth and turban in white color.
The plug has been shown in brown color, the bullocks in white colors, and clothes of their back white blue colors, and in the background the painter has used yellow even color. Guys, you can see here in the background Jharoka in the dark brown color. We can say it mehrab also, and this is looking very beautiful. तो ये था हमारा आज का लेसन जो था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप इसे लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, आपको ये याद रहेगा क्योंकि मैंने एज अ स्टोरी आपको बताया है यहाँ पर, तो आप इसे आराम से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बुक से देख के लिखेंगे या फिर आप नोट्स ही आपको मिलेंगे तभी आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसे भी आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है, एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।